नमस्कार। वेलकम व्यूअर्स टू माय यूट्यूब चैनल वेलनेस विद डॉक्टर दीप्तिमाला अग्रवाल। आज हम बात करेंगे एक कैंसर स्पेशलिस्ट से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में। डॉक्टर नवनीत अग्रवाल जो आगरा शहर में पिछले 22 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। यूट्यूब पर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है ब्रेस्ट कैंसर पे, जिसमें उसकी स्क्रीनिंग, उसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, ये सब बताया गया है। आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज इसमें डॉक्टर नवनीत आपको पेशेंट्स और पेशेंट के रिलेटिव्स, फैमिली पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि किस तरह पेशेंट उनके पास ओपीडी में प्रेजेंट करते हैं, क्या-क्या उनकी क्वेरीज होती हैं, क्या उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को वो अपने अनुभव के आधार पर जो उन्होंने इतने साल की प्रैक्टिस में देखा है, उनके उत्तर जो वो उन मरीजों को देते हैं, आज वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे। वेलकम डॉक्टर नवनीत अग्रवाल। धन्यवाद डॉक्टर दीप्तिमाला, मुझे अपने YouTube चैनल पर आज इस विषय पर बोलने के लिए मौका देने के लिए। नमस्कार सभी श्रोतागण। तो आज हम बात कर रहे हैं छाती में होने वाली गांठों के बारे में। छाती की होने वाली गांठें कैंसर की भी हो सकती हैं और सामान्य भी हो सकती हैं। और लगभग मेरे पास आने वाले जो तमाम पेशेंट होते हैं उसमें से लगभग हर 10 में से 3 पेशेंट ब्रेस्ट की गांठों से संदर्भित बातें लेकर आते हैं। तो पहले तो अपन बात करते हैं कि किस किस्म के पेशेंट्स आते हैं जिनको छाती की गांठें होती हैं। छोटे यंग एडोलेसेंट गर्ल्स से लेकर यंग लेडीज, मिडिल एजेड लेडीज एंड ओल्ड लेडीज, सभी किस्म के लोग आते हैं और हर एक की अलग कंसर्न होती है। ज़्यादातर जो यंग एडोलेसेंट गर्ल्स आती हैं उनके साथ उनकी मदर्स आती हैं और वो कहती हैं डॉक्टर साहब इनकी छाती में बहुत सारी गांठें हैं और दोनों छातियों में गांठें हैं और गांठों में दर्द भी होता है। वो दर्द से ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं और गांठें बहुत सारी कहती हैं, दोनों छाती बिल्कुल गांठें होती हैं। कई लेडीज, कई तो ऐसी मदर्स भी हैं जो कि जिन्होंने अपनी यंग एडोलेसेंट गर्ल्स के उन गांठों की ब्रेस्ट सर्जरी भी करा दी होती है। छोटे छोटे लंपेक्टमीज हो रखी होती हैं या गांठें निकाली गई होती हैं और जिससे उनके ब्रेस्ट भी डी शेप हो चुके होते हैं। जो कि तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस किस्म की गांठों के लिए ये जो यंग गर्ल्स में जो सामान्य किस्म की ये गांठें हैं, ये सामान्य गांठें हैं, ये कैंसर की गांठें नहीं है। और यही बात उनको रीएश्योर करनी होती है कि भाई ये बिल्कुल सामान्य गांठें हैं। इन गांठों में जो कि गांठें दर्द कर रही हैं, जो कि गांठें आई हैं और बहुत सारी हैं, दोनों नोड्यूलर ब्रेस्ट हम लोग कहते हैं इनको, ब्रेस्ट नोड्यूलैरिटी। तो पहली कंसर्न तो ये हो गई। दूसरे किस्म की होती हैं जो कि यंग लेडीज होती हैं। यंग लेडीज में ज़्यादातर जो गांठें होती हैं तो उसमें एक तो होती है कि लॉन्ग प्रेजेंटेशन के साथ होते हैं कि कहती हैं कि साहब डॉक्टर साहब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल से बनी हुई है गांठ, ना तो दर्द होता है इसमें और धीमे धीमे बढ़ रही है। 2 साल पहले इतनी सी थी, छोटी सी थी, चने के बराबर की, अब जो है वो 1-2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर साइज की हो गई है। तो ये गांठें कंसर्न वाली हैं। इसके अलावा जो उनमें और गांठें होती हैं, ज़्यादातर जो चाइल्ड बियरिंग एज की लेडीज होती हैं, तो उनमें जो दूसरे किस्म की गांठें जो होती हैं वो या तो दूध की गांठें जिन्हें कहते हैं, तो दूध की गांठें वो पेनफुल होती हैं। और तीसरी, कई बार दूध की गांठों में यदि ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं हो रही होती या एक ही ब्रेस्ट से फीड करा रही होती हैं, दूसरे ब्रेस्ट से फीड नहीं करा रही होती, तो उसमें दूध
खराब हो जाता है, उसमें पस पड़ जाता है, तो ब्रेस्ट एब्सेसिस बन जाते हैं। तो ब्रेस्ट एब्सेसिस वो भी पेनफुल गांठें होती हैं, उसमें बड़ी गांठें हो जाती हैं। और एक और किस्म की गांठें होती हैं जो कि सामान्य किस्म की नॉर्मल ब्रेस्ट लम्प्स होते हैं, फाइब्रो एडिनोमास कहते हैं उनको। तो इन सब, तो मोटे तौर पे एक बात समझ लीजिए कि यदि जो है छाती की गांठें दर्द कर रही हैं इस एज ग्रुप में लेडीज में, तो वो ज्यादा कंसर्न की नहीं है। उन गांठों में हमेशा कंसर्न रखिए जो कि गांठें बढ़ रही हैं लेकिन उनमें कोई दर्द नहीं है, और वो एक एक दो दो साल से एग्जिस्ट कर रही हैं। ये खतरनाक किस्म की गांठें, ये कैंसर की गांठें हो सकती हैं। तो ये बात के लिए भी लेडीज को समझाना होता है, क्योंकि कंसर्न, दर्द वाली जो गांठें, दर्द वाली गांठें कैंसर की गांठें नहीं होती। 90% केसेस में वो तभी दर्द करती हैं जबकि गांठ बहुत बढ़ जाए, ऊपर की खाल को पकड़ ले, नीचे की जो ब्रेस्ट के नीचे की चेस्ट वॉल है, मतलब कि पसलियां मांसपेशियां उनमें पकड़ बना ले, तब वो दर्द करना शुरू करती हैं। वो काफी एडवांस्ड स्टेज होती है। ऐसी लेडीज ज्यादातर जो मिडिल एजेड ग्रुप की होती हैं, या और 50 साल से बड़ी उम्र की लेडीज होती हैं, वो आती हैं इस किस्म की, जो कि घर में किसी को बताती ही नहीं है कि हमारी गांठें छाती में बन गई हैं। और वो पता लगता है 1.5, 2, 3, 4, 5 5 साल से उन गांठों को रखे रहती हैं, और वो पता लगता है ऊपर की स्किन भी फंगेट कर गई है उनकी, चेस्ट से बिल्कुल चिपक गई हैं गांठें, बगल में गिल्टियां बहुत सारी हैं। कई पे लेडीज तो ऐसी आती हैं कि डॉक्टर साहब ये तो सालों से बनी हुई है और बढ़ रही थी, और बच्चे ने सर मार दिया था, बच्चे को मैं अपने नाती को गोदी में खिला रही थी, या पड़ोसी के बच्चे को खिला रही थी, या किसी भी छोटे बच्चे को खिला रही थी, और उसका सर लग गया और तब से ये गांठ बनी है। और मेरे को तो कोई दिक्कत होती नहीं है, बढ़ जरूर गई है आकार में लेकिन इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये गांठें ठीक नहीं है, तो इनको भी आगे जांच कराने की जरूरत रहती है। और इस किस्म की जो गांठों की आ, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, ये उम्र बढ़ते के साथ की लेडीज में और ज्यादा होती चली जाती है। अब इसके बाद आता है कि जब इस किस्म की गांठों के बारे में जांच पड़ताल करा के आप साबित कर लेते हैं कि ये कैंसर है, तो फिर आपको देखना होता है कि कैंसर छाती में सीमित है या शरीर के दूसरे अंगों पर भी इसका फैलाव हो चुका है। तो ये सीमित जो लंप है और कई सालों से बना हुआ है, तो वो ज्यादातर उसको रेडिकली ट्रीट किया जा सकता है। रेडिकली ट्रीट मतलब कि इलाज करने का उद्देश्य ये कि उसमें बीमारी को पूर्णतः समाप्त करने की कोशिश की जानी होती है। कैंसर की बीमारी के साथ ये बात हमेशा इम्पोर्टेंट है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब बीमारी क्योर हो सकती है क्या? तो क्योर शब्द नहीं इस्तेमाल किया जा सकता जाता कैंसर की बीमारी के साथ। आज की तारीख में कंट्रोल शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है कि हाँ साहब इसको इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल भी और क्योर में फर्क ये है कि क्योर का मतलब जब आप कहते हैं तो ये बीमारी अब ठीक हो गई है और दोबारा कभी नहीं लौटेगी, वो चीज क्योर होती है। लेकिन यदि कोई बीमारी शरीर में है और आपने उसको इलाज किया, और उसके बाद जब इलाज पूर्ण हो गया तो आपने देखा फिर शरीर में उसका कोई अवशेष नहीं बचा है, तो ये कंट्रोल माना जाता है। लेकिन इन बीमारियों में लौटने की संभावना बनी रहती है कैंसर की बीमारी को। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखने वाली है। फिर लोगों को कंसर्न रहता है कि साहब हम तो इलाज नहीं करा सकते, हम तो कोई ऑपरेशन के फेवर में नहीं होता कि हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते। कोई कहता है हम कीमोथेरेपी नहीं कराना चाहते, कीमोथेरेपी के बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, उससे तो हम बिना इलाज के ही ऐसे ही ठीक हैं। तीसरे और मरीज हैं वो कहते हैं हम सेकाई नहीं कराना चाहते, रेडिएशन का काम। क्योंकि ये इलाज जो है ब्रेस्ट कैंसर का, उसमें तीनों ही चीजों की उपयोगिता है। छाती का ऑपरेशन भी होता है सीमित बीमारी की स्थिति में, उसके बाद दवाओं का काम भी होता है, और उसके बाद छाती का सेक भी किया जाता है। और
उसके बाद हो सकता है कि लंबी मुंह से खाने वाली दवाइयां भी आपको चलाई जाएं, जिससे कि बीमारी के शरीर में वापस लौटने की संभावनाएं कम रहे। अब आते हैं कि जो खास तौर से जैसे जैसे मैंने बताया ना कि ओल्डर लेडीज जो होती हैं वो और लंबे लंबे समय तक छुपाए रहती हैं बीमारी को, पता लगता है कई कई सालों से भी ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, तो उनमें प्राइमरी लंप भी बहुत बड़ा होता है, और जब हम जांच पड़तालें कराते हैं तो पता लगता है कि फेफड़ों पर भी बीमारी का असर आ चुका है, या लीवर में आ चुका है, या हड्डियों में शरीर के आ चुका है, या फिर कई बार और अंगों पर भी कैंसर की बीमारी फैल सकती है। तो जब फैला हुआ कैंसर है, तो ओल्ड एज के फैले हुए कैंसर में जो कि कई साल से बढ़ रहा होता है, उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। और ये बात कहना कि हम तो मर जाएंगे और कैंसर की बीमारी का इलाज कीमोथेरेपी तो बहुत साइड इफेक्ट्स देती है और शरीर उससे तो बिना इलाज के मर जाना अच्छा है, नहीं, गलत बात है। कैंसर की बीमारी में जो कीमोथेरेपी आज की तारीख में मौजूद है, ज़्यादातर कीमोथेरेपीज का कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि शून्य है, लेकिन लगभग न के बराबर है। यदि अच्छी तरीके से कीमोथेरेपी के कार्य में आप निपुण डॉक्टरों के पास जा रहे हैं तो बहुत अच्छा इलाज मौजूद है और शरीर को कष्ट भी नहीं होता। लाभ के मुकाबले यदि लाभ आपको 0 से 100 के स्केल में आप कहें लाभ तो आपको 70 80 90 100% हो रहा है, तो नुकसान 2 4 5% 10% के हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स यदि प्रतिशत में बात की जाए, तो यदि 90% 100% 70% से ज्यादा का आपको लाभ हो रहा है, तो 2 4 5% के हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स को झेल लेने में ये कहना कि साहब बहुत तकलीफ हो रही है, उचित नहीं है। क्योंकि लाभ और नुकसान में बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड में फर्क है। मान लीजिए कि फेफड़ों की बीमारी में पहुंच चुकी है बीमारी और आपकी श्वास चढ़ रही है, तो वो श्वास टोटली नॉर्मल हो जाती है। तो यदि श्वास नॉर्मल हो जाए बीमारी के घटने से, तो चढ़ती सांस के साथ जीवन और नॉर्मल सांस के साथ जीवन में बहुत फर्क है। शरीर में दर्द हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में बीमारी पहुंची हुई है, कमर में बेतहाशा दर्द है, कूल्हे की हड्डी में बीमारी पहुंची हुई है, आदमी चलने फिरने से लाचार हो रहा है, और यदि ये सब लाचारी उसकी खत्म कर सकती है कोई चीज, तो बाकी सब चीजें तो गौड़ हो जाती हैं। छोटे मोटे साइड इफेक्ट की बाल उड़ गए, कि 2 4 5 दिन थोड़ा उल्टी पल्टी का एहसास रहा, ये सब चीजें बहुत हल्की हो जाती हैं। आप यदि इन चीजों पर महत्व देंगे तो आप कष्टपूर्ण जिंदगी जिएंगे, और जिंदगी की लंबाई भी बहुत छोटी हो जाती है। ब्रेस्ट कैंसर आज की तारीख में उन कैंसर्स में है जिनके में इफेक्टिव ट्रीटमेंट मौजूद है, और बहुत अच्छी जिंदगी बहुत कम कष्टों के साथ चलती है। तो इसलिए इलाज कराना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से डरना, भले ही कितनी बड़ी बढ़ी हुई बीमारी, हमेशा लाभ देता है ब्रेस्ट कैंसर। इसके बाद बात आती है कि साहब इलाज के दरमियान खाना पीना छूट जाता है, टेस्ट खत्म हो जाता है। नहीं, ज्यादातर महिलाओं को मैंने देखा है इलाज के बाद खाना पीना उनका सुधरता है, वजन बढ़ता है। तो कई बार तो इतना वजन बढ़ जाता है कि वो फिर वजन की समस्या से परेशान हो जाती। लोग इसकी विभिन्न वजह बताते हैं, लेकिन सामान्य वजह यही है कि फीलिंग ऑफ वेलबींग जब आती है तो आदमी, कहते हैं ना, ज्यादातर लोग कहते हैं अरे भाई घर में सभी लोग आपको, आपकी माता जी भी कहेंगे, आपकी बहनें भी कहेंगी, आपके पति भी कहेंगे, आपके बच्चे भी कहेंगे कि माँ को बीमारी है, बुआ को बीमारी है, चाची को बीमारी है। हम तो ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा जाता है और कहा जाता है काम धाम ना करो, आराम करो तुम तो बस। तो ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं वजन बढ़ने में। तो इससे डरने की बात नहीं, वजन घटाना जैसे बाकी चीजों में वजन घटाने का कार्यक्रम, वो वजन घट जाता है। तो आपको ना तो डरना है इस बीमारी से, चाहे बढ़ी हुई हो तब भी कई कई सालों की जिंदगी मिलती है ज्यादातर को। तो इसलिए ये बात मैं कहूंगा कि जो
डर है इस बीमारी का, और डर से भी ज्यादा जो इलाज का डर है, ये सब डरों को आप निकालें और अपने चिकित्सक के पास पहुंचे, और इसकी चिकित्सा जो सलाह आपको दी जा रही है वो माने। फिर एक बात आती है कि साहब इलाज तो बहुत महंगा है, हम तो करा ही नहीं सकते। तो मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्टता के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में ब्रेस्ट कैंसर का इलाज महंगा नहीं है, बढ़ी हुई स्थिति में भी महंगा नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि सभी किस्म के इलाज, लेकिन प्राथमिक तौर पे जो इलाज ब्रेस्ट कैंसर के लिए टेकअप किए जाते हैं उनमें कोई बड़े खर्चे नहीं होते। ज्यादातर मध्यम वर्गीय, मैं कहूँगा निम्न मध्यम वर्गीय लोग भी बहुत आसानी से उन इलाजों को अफोर्ड कर सकते हैं, और जो पुअर पेशेंट्स हैं उनके लिए भी सरकारी अस्पतालों में वो सुविधाएं मौजूद हैं सरकार की तरफ से कि वो अपना इलाज करा सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने डॉक्टर की बात माने और जो इलाज बताया जाए उसको फॉलो करें पूर्णतः। ये नहीं कि साहब थोड़ा सा इलाज कराया, लाभ आ गया तो गायब हो गया, आपने इलाज को अधूरा छोड़ दिया बीच में। अधूरा छोड़ने से जो आपको पूरा लाभ मिल सकता है उसको आप थोड़े लाभ में के बाद ही छोड़ देकर और फिर वापस बीमारी बढ़ती है तो अमूमन तौर पे फिर इलाज करना मुश्किल होता जाता है। तो इसलिए लग कर इलाज पूरा कराएं और अच्छी कामयाबी के को प्राप्त करके जीवन को प्रसन्नता पूर्वक आगे जीने का मार्ग प्रशस्त कर। धन्यवाद। फिर दोबारा किसी अन्य टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नवनीत। आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पेशेंट्स की क्वेरीज जो वो ओपीडी में 1 to 1 जाके डॉक्टर से पूछते हैं अपने अनुभव के आधार पर बताए, और उनके आंसर्स बहुत ही अच्छे तरीके से दिए। और कैंसर के साथ साथ और भी बहुत सारी डिजीजेस हैं जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डिजीजेस में आती हैं WHO द्वारा। तो ये कॉन्सेप्ट और डिजीजेस के लिए भी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि क्योर नहीं होती, कंट्रोल। तो बहुत सारी डिजीजेस के लिए ही कंट्रोलेबल का कॉन्सेप्ट है, क्योरेबल नहीं है। जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी की डिजीजेस हैं, इतनी सारी न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिनको विद मेडिकेशन हम अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स आने पर अगर हम डॉक्टर की सलाह मान के टाइमली उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो रिजल्ट्स भी बेटर आते हैं और उसमें खर्चे भी कम होते हैं। जब हम उस चीज को इग्नोर, अवॉइड या निग्लेक्ट करते हैं तो स्थिति भी सीरियस हो जाती है। जैसे इसको मैं रिलेट करूंगी अपने क्रिटिकल केयर से, आईसीयू से। जैसे जो पेशेंट्स जल्दी आ जाते हैं वो उनकी रिकवरी भी बेटर होती है और खर्चा भी कम होता है। और जो बहुत डिजीज को पालने के बाद बहुत सीरियस होकर आते हैं तो उनमें आउटकम भी मुश्किल है और खर्चा भी ज्यादा है। तो ये सेम चीज शायद शायद नहीं, इसके साथ भी अप्लाई करती है यहाँ कैंसर में भी। और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में बताया कि 10 में से 3 केस, तो इसकी संख्या, परसेंटेज काफी ज्यादा है सोसाइटी में। तो और अगर लक्षण पता होने के बाद आप अपना ट्रीटमेंट पूरा जैसे आपको बताया गया है आप पूरा करते हैं तो इसमें रिजल्ट्स अच्छे हैं। और तीनों मोडालिटीज इसमें यूज होती हैं, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आने वाले ऐसे ही हम एक ये जो कैंसर सीरीज स्टार्ट की है और कैंसर्स के बारे में बात करेंगे, और वो वही प्रैक्टिकल क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर, बिकॉज यूं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। थैंक यू, धन्यवाद।